अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है ईद स्पेशल और मैं हूं फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपके ईद के पहले 2 दिन बहुत अच्छे गुजरे होंगे, आपने खूब एंजॉय किया होगा, अपने रिश्तेदारों के अजीज़ों के घर भी गए होंगे। फैसल, मुझे ऐसा लगता है कि ईद का तीसरा दिन जिन घरों में बच्चे मौजूद हैं वो बच्चों का होता है, बिकॉज उनको ये होता है कि ठीक है अब ईद जो है इख्तिताम की तरफ आ रही है, अब हमें घुमाने फिराने, खेलने, स्विंग, जूज, इस तरह की जगहों पर लेकर चलिए। हाँ, तो जैसे कि सादिया ने बता ही दिया है कि भाई आज ईद का तीसरा दिन अपने साथ एक और ख़ास अहमियत भी इस बार लेकर आया है, क्योंकि आज का दिन सिर्फ ईद की खुशियों का तसलसल नहीं है, बल्कि हमारे कौमी वक़ार और तारीख़ का भी एक रोशन बाब है, क्योंकि आज हम मना रहे हैं यौम पाकिस्तान 23 मार्च, वो दिन जब एक ख्वाब ने हकीकत का रूप धार लिया। बिल्कुल, जब एक कौम ने अपने लिए एक अलग पहचान का आज़म किया और यही दिन हमें अपने माजी, हाल और मुस्तकबिल से जोड़ता है। और जब ईद की खुशियाँ और यौम पाकिस्तान की मोहब्बत एक साथ जमा हो जाए तो ये खुशी सिर्फ त्यौहार की नहीं रहती है, बल्कि एक जज्बा भी बन जाती है। शुक्र का, फ़ख्र का और इत्तेहाद का ये समा है, और इसी खूबसूरत इम्तिजाज के साथ हम आपके लिए आज लेकर आए खुसूसी प्रोग्राम, जहां बातें होंगी ईद की खुशियों की भी और पाकिस्तान की मोहब्बत की भी। आज हमारी इस महफिल में ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शुबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं और पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन भी कर रहे हैं। और ईद के हवाले से भी बात करेंगे, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के भी हवाले से बात करेंगे, हमारी रिवायात, हमारी पहचान के हवाले से भी। तो आइए ईद की खुशी और यौम पाकिस्तान के जज्बे को एक साथ बनाते हैं। एंड बाय द वे, बोल न्यूज़ की जानिब से एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और यौम पाकिस्तान मुबारक हो। आज हमारे साथ जो पहले मेहमान मौजूद हैं वो जो है न सिर्फ एक बहुत ही कामयाब कारोबारी शख्सियत, लेकिन इसके साथ साथ सीनियर सियासतदान भी। और विदाउट फर्दर एड्यू हमारे साथ मौजूद हैं महमूद मौलवी साहब, जो वैसे तो हमारे शो का हिस्सा बनते रहते हैं, हम जब भी इनसे दरख्वास्त करते हैं इज़ ऑलवेज अवेलेबल, लेकिन आज हमने इनको कहा कि जनाब आज ईद का मौका है तो ज़रा आज तशरीफ़ ले आए। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद बड़ी ज़बरदस्त गुजरी होगी। जी बिल्कुल, मालिक का बड़ा करम है कि ईद बड़ी अच्छी गुजरी। हालांकि देखें वो जज्बा मैं कहूँगा ईद का इसलिए नहीं क्योंकि जो हमारे इर्द गिर्द जो जंग चल रही है, देखें ना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जंग भी चल रही है इस वक्त, ईरान और इज़राइल की जंग वो भी जो है चल रही है। तो वो मतलब जो मैं कहूँगा खुशी जो आम ईदों में होती है वो थोड़ा सा उससे कम इसलिए है क्योंकि देखें ना, अगर हमारे पड़ोस में ही इतनी शहादतें हो रही हैं तो उसको मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा सादगी की तरफ मेरे ख्याल से हम तो जा ही रहे हैं, बहुत से लोग गए होंगे। और आप ये देखें ना कि हुकूमत वक्त ने भी ये ऐलान किया, ऑस्ट्रेलिया ड्राइव की बात कर रहे हैं, या सादगी की, वही है उसको अंग्रेज़ी में कुछ, अगर सादगी को अपना लें तो मैं कहूँगा तो ये सारी ज़िंदगी ऑस्ट्रेलिया ड्राइव है, और तो कुछ है नहीं। बिल्कुल, महमूद मौलवी साहब तुम्हारे साथ मौजूद हैं ही, और क्योंकि यौम पाकिस्तान का भी मौका है इसलिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब भी। आप दिफाई एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। और सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ईद की खुशियाँ भी है, साथ में यौम पाकिस्तान भी है। मैं हमेशा से जब भी कोई वेटरन हमारे साथ मौजूद होता है, मैं एक सवाल लाजमी करता हूँ, भले से क्लीशे हो, बट मैं सवाल आपसे मैं ज़रूर करूँगा। यू नो, एज अ प्रोफेशनल सोल्जर, 23 मार्च के मौके पे हम एज लेमैन तो हमारे वैसे ही बड़े ज़बरदस्त किस्म के जज्बात होते हैं, हमारे बचपन की यादें, परेड देखना एंड ऑल, लेकिन एज अ एक्स सर्विसमैन, एज अ सोल्जर, 23 मार्च पे आप लोगों के क्या जज्बात होते हैं? जी, बहुत शुक्रिया फैसल और सादिया, आपने इनवाइट किया, और मौलवी साहब आपको, आपके व्यूअर्स को बहुत ईद मुबारक तमाम पाकिस्तानियों को जहाँ भी हैं, पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को, और यौम पाकिस्तान भी मुबारक। जो आपने पूछा कि 23 मार्च हमारा कैसा गुजरता था, पहला तो ईद से बता देता हूँ कैसा गुजरता था। जितनी हमने सर्विस की हमें तो ये पता ही नहीं होता था कि ईद पे घर जा भी सकेंगे। तो मोस्टली अब हमारी ड्यूटी लगी होती थी एयर डिफेंस अलर्ट की, जिसका मतलब है कि आप रेडी रहते हैं, हेलमेट, जी सूट वगैरह, कवरऑल वगैरह पहन के बस चाय वाय टीवी देख सकते हैं, लेकिन आपने ऑल द टाइम जहाज़ों के बिल्कुल करीब अंडरग्राउंड बंकर्स के अंदर रेडी रहना है, ताकि आप किसी वक्त भी अगर हमारी सरहदों की तरफ किसी दुश्मन ने मैली आंख के देखने की कोई कोशिश करे तो हम हवा में निकल के चैलेंज करें।
और आपके व्यूअर्स को शायद आप तमाम नौजवान हैं, मैं ज़रा एक पुराने ज़माने की बात कर देता हूँ। पाकिस्तान को बने सिर्फ 12 साल भी नहीं हुए थे अभी। ये थी 10 अप्रैल 1959। हिंदुस्तान ने एक जासूस कैमरा तैयारा पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी के लिए भेजा, वो भी ईद का दिन। और उसने तकरीबन लाहौर से नॉर्थ की तरफ गुजरांवाला के करीब यहाँ से एंटर हुआ, फिर उसने पिंडी की तरफ जाना शुरू कर दिया। सरगोदा में हमारे शाहीन ईद वाले दिन भी अलर्ट थे और उन्होंने उसी वक्त टेक ऑफ किया, वो पीछे जाना शुरू हुए। ये कैमरा जहाज की जो ऑल्टीट्यूड है, जो फ्लाइंग जिस पर वो उड़ता था, वो तकरीबन 50,000 फुट से ऊपर उड़ रहा था। जो हमारे F-86 जहाज थे वो 45,000 फुट से ऊपर नहीं जा सकते। तो हमारे फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे, उन्होंने उनको चेज करते रहे उसको, उसके पीछे, क्योंकि हाइट उससे ज़्यादा कर नहीं सकते थे और वो 50,000 फुट पे, जो कि हाई ऑल्टीट्यूड है बहुत, उस पर उड़ता रहा। उसके बाद जाके पिंडी तक चले गए, यानी इस्लामाबाद पिंडी के करीब पहुंच गए। तो जहाज जब मुड़ा तो उसकी हाइट लूज हुई, तो फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस ने गन बस्ट मार के उस जहाज को रवात के करीब गिरा दिया। 2 उनके पायलट और एक नेविगेटर पर पकड़े गए। तो कहती हमारा अभिनंदन पहला नहीं था, पहली आपको को बताएं, इससे पहले भी पाकिस्तान जब बने 12 साल, तो हमारी जो ईद गुजरती है वो इस तरह की गुजरती है, क्योंकि हमारी ये ऑब्लिगेशन होती है कि हमारे मुल्क के लोग जो पाकिस्तानी मनाएं, ताकि हम ऑब्वियसली तमाम ज़ाहिर है सेलर्स भी इसी तरह करते हैं, सोल्जर्स भी बॉर्डर पर रहते हैं, एयरमैन भी इसी तरह होते हैं। मैं दिलचस्प आपको बता चलूँ, क्योंकि हमने ड्यूटी ऐसी होती है, तो इवन हम ईद की नमाज जो अपने स्क्वाड्रन में कवरऑल और अपनी फ्लाइंग किट के अंदर ही पढ़ते थे, वो भी आधी आधी करके पढ़ते थे, ताकि कोई अगर थ्रेट आए तो हमारे जो एयरमैन हैं या पायलट हैं, तो वो जहाज को टेक ऑफ करने में हमारी कोई डिले ना हो जाए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो सर्विस में तो हमारी ईद इस तरह गुजरती। अब आ जाते हैं, क्योंकि 23 मार्च भी साथ आ गया, तो ऑलमोस्ट सारी नौजवानी हमारी गुजरी। फ्लाई पास जो 23 मार्च की परेड का होता था, उसका मोस्टली मैं भी हिस्सा होता था और ज़ाहिर है बहुत फन होता था। ऑलमोस्ट 100 जहाज हवा में है, क्लोज फॉर्मेशन में है, टक इन हुआ है ऑलमोस्ट 1 घंटा। आप लोगों को तो स्टेडियम में नजर आता है, चंद सेकंड के अंदर वो जहाज आपके सामने से गुजर जाता है, लेकिन उसके पीछे कुछ दिनों की रेसल होती थी और फिर रेसल में ज़ाहिर है आपने प्रैक्टिस करनी होती थी, और उसके बाद कई मिनट आप ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा आप स्टेडियम से बहुत दूर रास्ते में फॉर्मेशन सेट करते थे, ताकि आप एक इंटेग्रिटी और एक कॉम्पोजिशन के साथ एक फॉर्मेशन की शक्ल में गुजरे। तो आपके सामने तो चंद सेकंड में हम गुजर जाते हैं, लेकिन उसके पीछे काफ़ी देर से हम एक अपने आप को इंटीग्रेशन एज अ फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, सीक्वेंसिंग कर रहे होते हैं, पावर सेटिंग, ताकि फॉर्मेशन ज़रा एक रिस्पेक्टफुल एक इम्प्रेसिव लगे। तो उसके पीछे जैसे मैंने अर्ज किया कि हम वो सीन होता था, लेकिन जब गुजर जाते हैं तो फिर तो चंद सेकंड में हमें लोग नोटिस भी नहीं करते होंगे कौन कैसे गुजर गया। तो 23 मार्च मोस्टली उस तरह गुजरता था। राइट। और मैं एक चीज़ मेरे जहन में ये आ रही है कि अब भी आज भी हम मौका है, मतलब पाकिस्तान ने एक अपने दिफा की जंग एक अरसे लड़ी है, हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, और अभी एक मौका है जब हमारे जवान बॉर्डर पर मौजूद हैं, फ़िज़ाओं में मौजूद हैं और मुसलसल फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान के अगेंस्ट अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं। तो इस मौके पर ज़ाहिर है हमें वो हमारे सारे जवान भी याद हैं जो इस वक्त आज की भी हमारी जो ईदें हैं उनको भी कुर्बान कर रहे हैं और मुसलसल किए जा रहे हैं। जी एब्सोल्युटली। ये जो तमाम के तमाम, जैसे मैंने कहा, चाहे वो समंदरों में दिफा कर रहे हों, किसी ज़मीन पर, किसी पहाड़ों की चोटियों, इवन सियाचिन तक आपने देखा, तमाम को ज़ाहिर है हमारा स्पेशल आज ईद मुबारक भी होनी चाहिए। और हम उन तमाम के जो हवाओं में हैं, समंदरों में हैं, बर्फानी पहाड़ियों पर हैं, उन तमाम की वजह से शायद हम ये जो हम सेलिब्रेट करते हैं या खुशियाँ मनाते हैं, वो कंफर्ट जोन है ही उस वक्त। तो मैंने तो आपको बताया था कि हमारा तो एक रिकॉर्ड है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एयर स्पेसेस, समंदर और ज़मीन महफूज ही उन लोगों की वजह से जो इस वक्त भी ड्यूटी दे रहे हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा महमूद साहब, हम कमरोड साहब से हमने 23 मार्च की याद ताज़ा की, ईद का मौका है, लेकिन 23 मार्च भी है। मैं चाहूँगा कि वो क्या वैलर होता था, क्या होता था व्हेन यू वाज, वैसे यू आर स्टिल यंग, ठीक है, एज इज जस्ट अ नंबर सर। आप भी और हमारे साथ जो दूसरे जेंटलमैन हैं जनाब कमरोड खालिद चिश्ती साहब भी, दोनों यंग हैं, यंग एट हार्ट। क्या जज्बा होता था, यू नो, इन स्कूल, जब हम सब पीटीवी पे देखा करते थे? उस दौर में देखें जज्बा हमारा बहुत ज़्यादा इसलिए होता था कि मैं तो कहूँगा हमारे दौर में तो उस वक्त जब हम छोटे थे टीवी तो था ही नहीं। यस, ठीक है ना, टीवी बाद में आया और हम तो मतलब जो है ज़्यादातर जो है जो एक रिवायत थी ना उसी जज्बे को लेके चलते थे, जैसे ईद का भी। लेकिन अब तो आज सोशल मीडिया, आज बहुत सारी चीज़ें हैं, आज आपके पास टीवी है, चैनल्स हैं। उस दौर में तो देखें ईद का जज्बा, मैं कहूँगा कि जिस हिसाब से कपड़े पहन के, और 23 मार्च का वो जो झंडे जो है, कागज़ के झंडे छोटी लकड़ियों के साथ,
लेके निकलना, घरों के ऊपर वो लगाना। क्योंकि देखिए 23 मार्च और 14 अगस्त जो है हमेशा से बड़ी पुरजोश मनाई जाती है। मतलब मैं आपको कहूँ कि मैं 60 की 60s से बात करता हूँ तो लेके आज तो मेरे ख्याल से 2025 हो गया। तो आप ये देखें जज्बा जो है कम नहीं हुआ है। जज्बा मैं ये कहूँगा बढ़ता ही आ रहा है, सिर्फ कुछ रिवायतें चेंज हो गई है क्योंकि आज टेक्नोलॉजी है तो बच्चों को बहुत सारी चीज़ें जो मैं कहूँगा कि मोबाइल्स पे और टीवी शोज़ पे इन पे नज़र आता है, तो इसलिए वो जज्बा जो कि हम सड़कों पे होते थे वो आज नहीं है। ये थोड़ा सा फ़र्क है, मगर मैं कहूँगा एज अ पाकिस्तानी हमारे सारे जितने भाई बहन हैं पाकिस्तानी, उनका जज्बा कम नहीं हुआ। और ख़ास तौर पे देखें ना एयरफोर्स के लिए तो मेरे ख्याल से हमारा जज्बा जो है बढ़ता ही चला जा रहा है। और ख़ास तौर पर अभी आप ये देखें They're making us proud every day. They are making us proud every day, and especially what they did with the Indian aircraft, okay, and that also expensive, इतने महंगे तरीन एयरक्राफ्ट के साथ क्या हुआ। और मैं कहूँगा पाकिस्तान का जो है फ़ख्र से सर ऊंचा हो गया। आज आप देखें पूरे हम मिडल ईस्ट में जाते हैं तो ये देखें हमारा सर फ़ख्र से ऊंचा होता है कि वो जो हमारे को रिस्पेक्ट मिलती है बिकॉज ऑफ दिस लास्ट आई वुड से आई यूज़ द वर्ड वॉर जो भी था एक दिन का या जो, मगर उससे हमें बहुत फ़ख्र महसूस होता है। और हम दुआगो हैं कि हमारी जो अफवाज है हमेशा सलामत रहें और खुश रहें और तरक्की करते रहें, ये हमारी तो ये दुआ है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। महमूद साहब आपने हमारे साथ ही रहना है, लेकिन एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, और हम आपको आगे भी ज़हमत देते रहेंगे, लेकिन आज के दिन के ऊपर आपने हमारे लिए वक्त, आपका बेहद शुक्रिया। वेल शो तो जारी है, लेकिन एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं, एक बार फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं दुनिया भर। दुनिया बोले में आपको कहते हैं एक बार फिर खुशामदीद, और एक बार फिर आपको कहेंगे यौम पाकिस्तान भी मुबारक, और आपको ईद का तीसरा दिन भी बहुत बहुत मुबारक हो। हम जब ब्रेक पर गए थे तो हमारे साथ महमूद मौलवी साहब तो मौजूद थे, लेकिन अब एक नई मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। डॉक्टर मरियम फ़ातिमा दिफ़ाई तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे कि इनकी ईद कैसी गुजरती है। अस्सलाम वालेकुम मरियम, वेरी वार्म वेलकम और बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। कैसी गुजरी है अब तक की ईद और कैसी गुजरती है आपकी ईद? जी आपको भी बहुत ईद मुबारक। और सब ईद जो है इट इज़ नॉर्मली अ वेरी गुड टाइम फॉर अस ऑल एज मुस्लिम्स, क्योंकि हम अपनी फैमिली के साथ जो है वो मिलते हैं, अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं। और फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे तो रमज़ान भी बहुत अच्छा लगता है, और रमज़ान की कल्मिनेशन जब ईद के ऊपर होती है तो मुझे लगता है इट्स अ हैप्पी टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। और आई जस्ट प्रे कि हमारे जो मुसलमान बहन भाई हैं और जो हमारा मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है, हमारे नेबरहुड में ईरान में कॉन्फ्लिक्ट है, आई हैव सीरियस प्रेयर्स फॉर देम, और मैं उनको जो है उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत जल्द हल करे और इन दी फेवर ऑफ आवर ब्रदर इन मुस्लिम कंट्रीज। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो सब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। महमूद साहब जैसे कि आपने भी शुरू में बात की और अभी डॉक्टर साहब ने भी ये बात की, यस बिल्कुल ईद का मौका है, आज यौम पाकिस्तान भी है। हमने पिछले 2019 से ऑनवर्ड्स जितनी भी मजमूम कोशिशें की गई इस मुल्क पे मैली आँख उठा के देखने की, उसको हमारी अस्करी क़ुव्वत ने अवाम की ताकत के साथ मिल के उसको स्क्वाश किया। जो करंट सिचुएशन चल रही है उस पर, क्योंकि आप पॉलिटिकल डायस्पोरा से आपका ताल्लुक़ है मौलवी साहब, क्या समझते हैं कि क्या ये अगर यहाँ पे रुक जाए अभी जो हो रहा है तो ये यहाँ ख़त्म हो जाएगा या फिर इसके आगे चलेगा? व्हाट्स द फ्यूचर? देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इस वक्त ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह कि काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो चुका है और ईरानियंस आर फाइटिंग एज अ नेशन, वो आर नॉट एज एन ईरानी, जो है वो एज ए नेशन फाइट कर रहे हैं। और आप ये देखें कि उनका और अमेरिका का कोई मुकाबला आप ये कहें पावर जो है और एम्यूनिशन का तो नहीं है,
मगर जो जज्बे का उनके अंदर है एज अ नेशन, वही उनको लेके चल रहा है। और मैं तो यही दुआ गो हूँ कि ये किसी बेहतरीन हल की तरफ आ जाए जिसमें विन विन सिचुएशन सबके लिए, और स्पेशली हम सब मुसलमान जो मुल्क जो है ना, वो हम सब मिल के एक हो जाए। देखिए हमारा बेसिकली इस वक्त मुसलमान भी आपस में तकसीम हुए हैं। उसकी वजह है कि कुछ जो है मैं कहूँगा पर्शियन गल्फ में जो है सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को, और वी वुड से अमेरिका को। तो वो जो है वो काफ़ी जो है मैं कहूँगा बदमज़गी आपस में मुसलमानों में। हालांकि हमें सब एक होना चाहिए, मगर इसका हल जो है आपस में बैठ के निकालना चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखें जो लिबनान में हो रहा है, जो बैरूत में हुआ है, जो इराक़ में हुआ है, देखिए ना मारे तो मुसलमान ही गए ना हर जगह। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, चाहे कोई भी आप बोलें कि इसकी वॉर लड़ रहे हैं, उसकी वॉर। ईरान में आप ये देखें जो बच्चों के साथ स्कूल में हुआ, दैट वाज रियली ट्रेजिक। अब आप ये देखें कि नुकसानात जो है पर्शियन गल्फ में बहुत ज़्यादा है। आप दुबई से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रही है, और जो मैं कहूँगा कि प्रॉपर्टीज़ की कीमतें हैं वो इतनी नीचे आ रही, क्योंकि डेस्परेट सेलर आ जाता है ना। जी हाँ। और उसमें मतलब मैं कहूँगा पाकिस्तानीज़ भी बहुत पाकिस्तानीज़ इन्वॉल्व हैं जिनके पैसे गए। मगर पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशाइन बात हुई है, जिसको बोलते हैं ना किसी के लिए जहर किसी के लिए अमृत। ये हुआ है कि अब जो है फ्लाइट ऑफ कैपिटल बाहर जाने के बजाय पाकिस्तान में आएगा। उसकी वजह ये है कि जो लोगों का दुबई में इन्वेस्टमेंट था या पर्शियन गल्फ में करते थे, तो वो आज ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि देखिए पाकिस्तान इज़ अ सेफ हेवन। उसकी वजह देखिए वहाँ पे 85% एक्सपैक्ट्स, 15% खुद लोग हैं। पाकिस्तान में हम 25 करोड़ की आबादी है, और अगर जिस सिमत पे हम अभी चल पड़े हैं, अगर हम चलते रहें तो यकीन करें जो है कामयाबी दूर नहीं है। बिल्कुल। मैं तो आप नौजवानों के लिए देख रहा हूँ कि बड़ा अच्छा मुस्तकबिल देख रहा हूँ, क्योंकि यही आप ही लोग हैं जो इसको लेके चलेंगे। देखिए हम तो टेक्निकली मैं अपने आप को कहूँगा हम अपस्लीट हो जाए। उसकी वजह ये, वंस यू क्रॉस 65 तो आपको एक चीज़ होता है कि वॉट एवर यू से नंबर्स रह जाते हैं ना। और उसके साथ महमूद मौलवी साहब, एक बार फिर मैं आपका बहुत तहे दिल से शाकिर हूँ, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमने ये ईद बड़े अच्छे से मनाई, ये यौम पाकिस्तान हम आज अच्छे से मना रहे हैं, हम अगली मज़ीद ईदें, मज़ीद यौम पाकिस्तान इस तरह मज़ीद हम देखते रहें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो जनाब इसी के साथ हम एक वक्फा ले रहे हैं, लेकिन वक्फे के बाद हमारे साथ मज़ीद कुछ स्टार्स होंगे जिनसे आपकी कराएंगे मुलाकात। रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक अगैन। और ईद की खुशियों में आप हमारे साथ शामिल हैं, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, और हमारी दुआएं भी हैं कि आपकी ईद के पहले 2 दिन अच्छे गुजरे और आज का पूरा दिन भी बहुत अच्छा गुजरे। और खैर दिन की बात नहीं होती, हमारे मुल्क के लिए, हमारे वतन के लिए हर अच्छा दिन हो, इसी दुआ के साथ हम ईद के बाद के दिनों का आगाज़ करने जा रहे हैं। ब्रेक से पहले हमारे साथ चंद मेहमान मौजूद थे जिनसे हम यौम पाकिस्तान की यादें भी ताज़े कर रहे थे, उनके बचपन के बारे में भी बातें कर रहे थे, अभी के माहौल और ईद की बातें कर रहे थे। और अभी भी हमारे साथ चंद नए मेहमान मौजूद है जिनका इंट्रोडक्शन आपके साथ करवाते चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुनीज़ मोइन, जो कि होस्ट हैं, टीवी एंकर हैं, और इनसे हमारी मुलाकात होती रहती है, टीवी के ज़रिए भी होती रहती है और बातें चलती रहती हैं। आज ज़रा इनकी लाइफ का इंसाइट जानेंगे कि कैसी होती है इनकी ईद। ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट भी हैं, टीवी एंकर भी हैं और कॉलमिस्ट भी हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं माहूर शहजाद, जो कि पाकिस्तान की नामवर बैडमिंटन प्लेयर हैं। इन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। पाकिस्तान चैम्पियन रह चुकी हैं, कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट कर चुकी हैं माहूर शहजाद, मतलब कि अगर हम बताने जाएं आपको तो वो कम पड़ जाएगा। एंड विद दैट द थिंग इज़ कि माशाल्लाह से दोनों मदर्स हैं, और वर्किंग वुमेन जो हैं वो जब फील्ड में आती हैं तो वो किस तरीके से कैरी करती हैं अपने आप को, आज इन सब पे बात करेंगे। तो माहूर,
और मुनीज़, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम ईद मुबारक आप ईद दोनों मुबारक को। दोनों को। खैर मुबारक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ईद वाले दिन अगर आप बुलाएंगे तो आपको वाकई मशकूर होना पड़ेगा। हम हाँ, वक्त निकाल कर अपने ईद बिल्कुल में होना से पड़ेगा। आपके साथ ईद गुजारने आए हैं। बिल्कुल होना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप वैसे तो मैं कह ही नहीं सकता लेडीज फर्स्ट, सारी लेडीज हैं, तो आई लीव इट टू द लेडीज फर्स्ट। शुरू करें। जरा बताइए हमें माहौर, कैसी रही आपकी ये वाली ईद और कैसी होती है वैसे आपकी ईद आमतौर पर? पहले तो सबको बहुत बहुत ईद खैर मुबारक। मुबारक और आज पाकिस्तान डे भी है तो थोड़ा इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है दिन। और वैसे ये जो छोटी ईद होती है तो मैं मेरा ननियाल है बहावलपुर में, तो ये हम ईद वहाँ पे करते हैं। और ददियाल सारा कराची में, तो बड़ी ईद जो होती है बकरा ईद वो हम लोग इधर कराची में करते हैं। लेकिन इस बार किसी वजह से हम लोग बहावलपुर जा नहीं सके तो ईद इधर गुजारी है। और पहले दिन हमारे घर में दावत थी तो 60 to 70 लोग हमारे घर में आए हुए थे। और सेकंड डे फिर हम लोग सारे मिलके समुंदर गए हैं, वहाँ पे मज़ा किया है। और आज तीसरा दिन इधर 60 से 70 लोग आपने इकट्ठे किए। घर पे, अगले इलेक्शन में कम से कम यूसी चेयरमैन तो आप बनेंगे जितने आप। और देखिए आप वहाँ ना जा सकी तो आप हमारे स्टूडियो की रौनक भी बन गई। सो थैंक यू वंस अगैन फॉर ज्वाइनिंग। मुझे आप बताइए ना आपकी ईद कैसी होती है? एंड आई हैव दिस क्यूरियस थिंग अबाउट एवरी मदर इन द फील्ड कि हाउ डज देयर लाइफ शेप जैसे वक्त गुजरता जाता है। हम सिंगल होते हैं, इस फील्ड में होते हैं, ये जर्नलिज्म की फील्ड हो गई और एवरीथिंग, एंड देन वी गेट मैरिड, वी हैव किड्स एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है, बट दोनों तरफ बढ़ती चली जाती है, हम सीनियर भी होते चले जाते हैं। तो कैसी होती है अब आपकी ईद पर जब सबसे बच्चे भी ज़्यादा हों और एवरीथिंग? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मेरे लिए मेरे बेटे की है कि मैं ऑफिस भी हूँ तो आई हैव टू प्रायोरिटाइज के इफ़ ही कॉल्स मी आई हैव टू रिस्पॉन्ड, इफ़ ही नीड समथिंग आई हैव टू बी देयर, व्हाट इज़ हिज फेवरेट फूड आई हैव टू गेट इट प्रिपेयर्ड इवन इफ़ आई एम वेरी बिजी। मेरी अम्मी बना देंगी या मेरे घर में होम असिस्टेंस अगर मौजूद है वो उसको कुक करके दे रही है, बट इफ़ ही कम्स टू मी एंड से मुझे ये चीज़ खानी है कि लव वाइट पास्ता, तो मैं बनाती हूँ। हालांकि मुझे अच्छा खाना अभी नहीं इतना बनाना आता, मैं खाना तो बहुत शौक से खाती हूँ, आई एम अ कश्मीरी पार्ट, लेकिन बना लेती हूँ। बेटे की पसंद की हर चीज़ मैं बना लेती हूँ। इसके अलावा यूट्यूब जिंदाबाद, यूट्यूब जिंदाबाद नहीं, मेरी बहन जिंदाबाद। अच्छा तो चाहिए बहन को फ़ोन कर दो यार बना के भेज दो, और वो कहेगी मेरा इतना बजट आ रहा है, अच्छा तेरा बजट पूरा कर देंगे तो हमें बना के भेजो। तो ईदें अच्छी गुजरती हैं घर वालों के साथ माशाल्लाह से। लाहौर में हैपनिंग रहती है, रिलेटिव्स आ जाते हैं, और अभी इतना पुरनूर किस्म का रमज़ान था कि इफ्तार डिनर्स हो रहे थे, एंड नाउ इट्स ईद। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। खुद से ईद पर जो ईद के दिन के आगाज़ पर मीठा बनता है वो भी बनाया। सो एंजॉयिंग द ईद। हाउ अबाउट योर्स? हमारी ईद बहुत हमारी लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि हम सबको ना शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में ईद देता है। ईदें हैं और हम खुशी से अच्छे माहौल में, अमन के माहौल में अपने मुल्क में ईद गुजार रहे हैं। इससे बड़ी नेमत हमारे लिए इस वक्त कुछ हो नहीं सकती। सो आई थिंक दैट्स वन गुड थिंग, और गुड्स एंड बैड्स एंड पार्ट और पार्सल मेरे ख्याल में हमारी लाइफ का, उसके लिए भी हमें थैंकफुल होना चाहिए। दैट इज़ द टेस्ट ऑफ लाइफ। अगर हम अमन की बात करें ना तो फैसल आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि आज हम अमन में हैं, अगर तो अमन में क्यों हैं? टू whom we owe this thanks कि आज हम यहाँ पर इतने अमन से बैठे हैं। जस्ट बिकॉज पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर, वी आर हैविंग वॉर एट 3 fronts, और उसके बावजूद हम इतने अमन से बैठे हैं, ईद एंजॉय कर रहे हैं, पूरा रमज़ान हम अपने घरों से बाहर निकलते रहे हैं, ईद शॉपिंग्स करते रहे हैं पुरसकून तरीके से। ऑल द थैंक्स गोज टू whom? ये हमारी अफवाज के ऊपर, ये हम उनकी वजह से सकून से बैठे हैं जो सियासत की बर्फपोश वादियों से लेके और थर की रेगजारों तक में इस वक्त हमारी हिफाजत कर रहे हैं। और आज का दिन जो है ना सिर्फ ये कि इतनी खुशियों का ये माहौल है, बल्कि 23 मार्च के हवाले से भी यौम पाकिस्तान के जब बरसग़ीर के मुसलमानों ने तय कर लिया था, फैसला कर लिया था कि अब फैसला हो जाएगा और हम अलग वतन लेके रहेंगे। इसी वतन का नाम जो रोशन किया है, वैसे बहुत सारे हमारी कोशिश होती है कि उन तमाम स्टार्स को लेकर सामने आए, और जब नाम रोशन करने की बात हो और ओलंपिक्स जैसे बड़े स्टेज पे रिप्रेजेंट करने की बात हो, तो बहुत कम लोगों के नसीब में ये चीज़ें आती हैं। माहूर, एशियन गेम्स हों, कॉमनवेल्थ हों, एंड देन टू द ओलंपिक्स एंड ऑल, कैसा फील करती हैं? यू नो व्हेन यू वेयर दैट ग्रीन ब्लेजर, ठीक है, एंड व्हेन द फ्लैग इज रेजिंग, कौमी तराना चल रहा है, वो फील तो ज़रा बताएं मुझे आज इतने सारी नेशंस के बीच में खड़े होके और ये सारी चीज़ें। बिल्कुल, जैसे मैंने टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और उसकी ओपनिंग सेरेमनी में मैं फ्लैग बियरर थी,
और काफ़ी मेरे लिए एजाज़ की बात थी कि अपनी कंट्री को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करना, अपनी कंट्री का झंडा लहराना, तो बहुत खुशी की बात थी। और मतलब ये एक ऐसी फीलिंग है जब भी वो ग्रीन ब्लेज़र पहनते हैं कि वो फीलिंग्स आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि आपको कितना अच्छा और कितना प्राउड मोमेंट होता है आपके लिए कि आप अपनी कंट्री के लिए कुछ कर रहे हैं। तो वो बताना वर्ड्स में तो बताना पता है बहुत मुश्किल होता है। हम जब सिर्फ कौमी तराना बज रहा होता है किसी भी फील्ड में, किसी भी प्लेयर की रिप्रेजेंटेशन होती है, चाहे फिर वो क्रिकेट हो, चाहे फिर वो बैडमिंटन हो, कोई और स्पोर्ट हो, तो एब्सोल्यूट जेवलिन थ्रो हो, हमें गूज़बम्स आ जाते हैं यहाँ से देखकर। और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती वो इमेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप लोगों के ऊपर होती है कि आप अपनी पूरी नेशन का नाम लेकर जा रहे हैं। सिटिंग हियर इट इज़ ईजी, यार जीते नहीं, यार गोल्ड मेडल ले लेते, you know, but they're just define as that कि while you're playing और आप एक राउंड से दूसरे राउंड और ऐसे आगे बढ़ते चले जाते हो, वो प्रेशर क्या होता है? Just describe it to us. जैसे ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती है कि गोल्ड मेडल लेना, ये तो वो बहुत ज़्यादा होती हैं और उसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होती है। और मतलब जिस चीज़ से आप गुजर रहे होते हैं ना, और जो कंडीशंस होती हैं कोर्ट की, वो और आपके अलावा कोई नहीं जान सकता। कहना तो क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान होता है कि ऐसा नहीं किया, गोल्ड नहीं आया, सिल्वर नहीं आया, मेडल क्यों नहीं आया, लेकिन जो कंडीशंस और उन हालात के साथ मतलब खेलना, वो एक सिर्फ प्लेयर ही जानता है कि वो किस चीज़ से उस वक्त गुजर है, और उनकी एक्सपेक्टेशंस के साथ खेलना काफ़ी मुश्किल है। इनके बारे में एक बात है जो इन्होंने भी नहीं बताई और आप दोनों ने भी नहीं बताई कि ये 9 मैचेस कांस्टेंट जीती हैं। और वो कौन से मैचेस थे? 9 टाइम्स में पाकिस्तान की कंसेक्यूटिव नेशनल चैंपियन, चैंपियन, 9 times. मैचेस नहीं, चैंपियन 9 सालों से Champion, 9 लगातार, सालों से लगातार। 2017 से लेके अब तक मैं पाकिस्तान की That's a big national deal. champion। Unbeatable रही है। और उसमें बड़े-बड़े नाम आगे पीछे हो गए। Yeah. जी, और खैर, इसमें साथ ये कि मेरी बेटी भी है अभी, जी। वो माशाल्लाह से 1.5 उसी साल तरफ की है, तो आना। उसके साथ जी। हाँ, so does she travel with you at times? आपको जी। फिर क्या कहीं ना कहीं ये डाइवर्ट होती है टेंशन? लाइक जैसे कभी ऐसा मेरे साथ होता है, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और मुझे पता है मेरे बच्चे बीमार हैं, you know, और आपको यहाँ पे काम करना है, तो आप उसको सेट करते हो, अपनी प्रायोरिटाइज करते हो चीज़ों को। क्या वो भी कैरी करता है, वो बर्डन भी कभी कभी कैरी करता है? बाद में किस तरह से डिफरेंशिएट करती हैं कि यार ये मेरी गेम है अभी, फॉर नाउ दिस इज़ इट, और यू नो आई हैव टू टेक माई माइंड ऑफ माई चाइल्ड फॉर अ मोमेंट? जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरे पापा ने तो कहा कि अब तुम ना खेलना छोड़ दो, तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर डॉटर। तो लेकिन मैंने कहा ठीक है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी हमेशा डॉटर रहेगी, लेकिन मैं साथ साथ बैडमिंटन को भी कंटिन्यू रखना चाहती हूँ। मैं बैडमिंटन की वजह से अपनी बेटी को कभी इफेक्ट नहीं होने देती। अगर वो कभी बीमार हो, ये हो, तो मैं ट्रेनिंग छोड़ देती हूँ। जैसे बेटी काफ़ी छोटी है तो मैं इस वक्त सिर्फ एक वक्त की ट्रेनिंग करती हूँ, वरना मैं 2 वक्त की ट्रेनिंग करती थी। लेकिन अभी जैसे पेशावर में जो नेशनल चैम्पियनशिप हुई, तो उससे 3 वीक्स पहले मैंने 2 वक्त की ट्रेनिंग शुरू की। और मेरी बेटी मेरे साथ ही ट्रैवल करती है, तो उसको संभालने के लिए मेरी मामा साथ आती हैं। और मैं मैचेस में अपनी बेटी को नहीं लेके जाती साथ, क्योंकि मुझे होता है कि अगर वो रोएगी तो फिर इंसान, आप एक माँ नहीं खेल सकती, अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकती। और फिर ये होता है कि रात में ज़ाहिर सी बात है, बच्चा छोटा है, जाग रहा है, तो उसके साथ आपको भी जागना पड़ता है, आपकी सारी रूटीन इफेक्ट होती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके अंदर एक औरत के अंदर विल पावर होना कि वो करना चाहती है और वो कर सकती है, तो वो फिर तभी वो करके दिखाती है। और मेरे ख्याल में हम जो औरतें होती हैं ना, जो हमारी अम्मियाँ होती हैं, हम उन सबसे लाइफ में अगर किसी के थैंकफुल होते हैं जब हमारे बच्चे हो जाते हैं, तो उनसे ज़्यादा थैंकफुल हम और किसी के हो नहीं सकते। जितना सैक्रिफाइस हमारे बच्चे होने के बावजूद वो कर रही होती हैं, चाहे फिर वो हमारे हस्बैंड्स की मदर्स हों या हमारी मदर्स हों, they just keep making those sacrifices. Let's come back to Eid now. और लेकिन उसको छुट्टी नहीं मिली जिसने सबक याद किया, तो आप तीनों ने सबक याद किया इसलिए छुट्टी नहीं मिली। ईद पर आप तीनों भी आए, लेकिन मैं पिछले 15 साल से याद किया हुआ है। इसीलिए आपको छुट्टी नहीं मिल रही। कोई बात नहीं, इट्स जस्ट के इस कैमरे के उस पार एक्सटेंडेड फैमिली है हमारी। सो ऑल दोज हु आर वाचिंग, दे आर जस्ट द एक्सटेंडेड फैमिली। उन्हीं से आपने एंकरिंग से मेजबानी से बीन डूइंग सो मेनी थिंग्स, ठीक है, मल्टीपल थिंग्स। लेकिन कोई ज़िंदगी में इस तरह के वाक़यात तो हुए होंगे कि जिस पे आपको कहा होगा कि यार ये कुछ फनी वाक़या हो गया या समथिंग लाइक दैट रिलेटेड टू आवर फील्ड। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ बैठ के एवरीथिंग इज सो कूल एंड चिल। सुनना चाह रहे हैं कोई ऐसा जिसमें कि मैं लाइव बैठी हूँ? मैं तो बहुत सारे सुनना चाह रहा हूँ, आप एक सुना दे कोई मसला नहीं है। मैं एक सुनाती हूँ। ये हमारा स्टूडियो है फॉर इंस्टेंस, और कुछ स्टूडियोज होते हैं जिसमें एक कैमरा होता है जिसे जिप कहते हैं, और वो 360 घूमता है।
तो एक चैनल था, तो वहाँ पर हुआ ये कि वो कैमरा पूरा 360 घूमता है और एंकर ने ना उसके साथ साथ मूव करना होता है और डाइस पे आना होता है जहाँ पर मेन होस्ट बैठी होती है खबरें पढ़ने वाली। और बुलेटिन के आगाज़ में हम ब्रेकिंग न्यूज़ से आते हैं। तो अब कैमरा स्टार्ट हुआ, बुलेटिन शुरू हो गया। अब वो कैमरा घूमते हुए आ रहा है एक एंकर से। अब उसने खुद स्टोरी क्रिएट करनी है। लोगों को लगता है देख के पढ़ रहे हैं तो कोई बिग डील नहीं है, इसमें भी बिग डील होती है। अब जब 360 मूव कर रहा है तो कैसे पढ़ेंगे? चलते चलते लिखा हुआ कौन पढ़ सकता है? तो हमारे एक दोस्त है सुल्तान बुखारी चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उसने खुद से कहानी बनानी थी, मौसम की, खेल की, करंट अफेयर्स, जोड़ के ना उसने लिंक पूरा करना था मुझ तक आने के लिए, इंट्रो करना था बेसिकली। वो बेचारा ना कहीं पे फंस गया। वो कहता है और चूसनी से बड़ा हुआ, उसे पाला पोसा। यार आई वॉज एट द डेस्क एंड आई वॉज लाइक ये क्या बोल रहा है, अब क्या होगा? वहाँ वो 4 से 5 होस्ट थे और सबके सब हंस रहे हैं, अपना पेट पकड़ के हंस रहे हैं, उनसे हंसी कंट्रोल नहीं हो रही। और मैं प्रॉम्प्टर पर देख रही हूँ कि एक सानहे की खबर है, कहीं पर हादसा हो गया और उसमें अमवात हो गई है। अब वो सीन ऐसा, चूसनी से बड़ा हुआ, उसे पाला पोसा, ये क्या लाइन बोली है? और सब पेट पकड़ के हंस रहे हैं, मुझ तक आ गया और मैं भी पेट पकड़ के हंस रही हूँ। एंड दैट वाज लाइव। अभी मुझ पे कट होना बाकी है। अब कैमरे के उस पार प्रोड्यूसर साहब देख रहे हैं कि मुनीज़ा को भी हंसी आ रही है जिस तरह सबको आ रही है। उसने काट दिया, वो क्या करेगा, उसने मुझे कट कर दिया एंड आई एम ऑन एयर। और अब मैंने वो अफसोस वाली खबर ना इस तरह पेट पकड़ के करते हुए पढ़ी और फट उसने ना ग्राफिक्स चला दिए कि मुनीज़ा को हटाओ स्क्रीन से। अब मैं हट गई, अब फिर हम सारे हंस रहे हैं। उसने ना मुझे कोई 5 खबरों पे ना ऑन एयर नहीं किया एंड एवरीबडी वाज लाइक ये तेरा आखिरी बुलेटिन है आज का। और मुझे भी यही लगा कि बस अब मेरा पैकअप हो गया। बट नाउ वी रिकॉल एंड लाफ कि ये हमारे साथ हुआ क्या था। फिर उसने मुझे ऑन एयर किया एक और ख़बर में एंड आई वाज बैक अगेन ऑन स्क्रीन। लेकिन एक लम्हे को वो जो उसका भर्न था ना, जो उसने सुल्तान बुखारी ने किया था, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। मेरा करियर पर फुल स्टॉप लगाने लगा था। बाय द वे क्यों जहन में आया हो, आई एम जस्ट गेसिंग कि कभी ऐसी कोई चीज़ होती है ना, कोई मसला होता है तो वी जस्ट रिकॉल पुरानी हेडलाइन, उसको हम लगा देते हैं आगे। क्या जहन में होगा उनके कि उन्होंने ये चीज़ का इंतखाब किया है? वैसे आपको अगर कभी हंसी आए, हाँ मैं बताती हूँ ना। हाँ, वो क्या एक खबर आई थी कि नहीं मैं ये कह नहीं सकती, वो हमारे उनसे रिलेटेड थी। और उसमें ये था कि किसी ने बोला था कि ये तो उनकी गोद में बैठकर यहाँ तक पहुंचे हैं। नाउ आई कैन रिलेट। वैसे अगर आपको कभी हंसी आए तो आप क्या करती हैं? दिस इज नेचुरल। हंसी, नज़ला, जुकाम जाती है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है। अच्छा, मुझे अगर छींक आने वाली हो या हंसी आने वाली हो तो एक दफ़ा एक बहुत सीनियर एंकर थे, उन्होंने मुझे कहा था जस्ट रब योर नोज लाइक दैट क्विकली। ये सीनियर एंकर भी हमें जानना है। हाँ, कौन थे? डॉक्टर साहब तो नहीं थे वो कोई? नहीं, और ये आप आजमूदा है, ये आजमूदा है, करके देखिएगा। आपको ऑन स्क्रीन कभी बहुत हंसी आ रही है और आपसे लग रहा है कि आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, जस्ट रब योर नोज अ लिटिल एंड मेरा टोटका होता है अगर मुझे कभी हंसी आ रही हो, ये सारे एंकर्स जो देख रहे हैं, कभी आपको हंसी आ रही हो, खासतौर पे मेल हजरात, अपना पुराना ब्रेकअप याद कर लिया करें, आपकी हंसी जाएगा। लेकिन हमें हंसी आ गई इससे। वेल ओके, देखिए हमारे साथ माहूर और मुनीज़ा मौजूद हैं। दिन है ईद का, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम इनसे कोई ऐसा पैगाम न लें जो बड़ा बिफिटिंग हो। स्टार्टिंग विथ यू माहूर, ईद का मौका है, 23 मार्च भी है और आप यू नो यस यू आर अ प्लेयर, लेकिन एज अ पाकिस्तानी हम आसपास के हालात भी देख रहे हैं। तो इस ईद के मौके पे व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू द होल नेशन? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि हम लोग तो सब घर में ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमें उन लोगों को याद रखना चाहिए जो सरहदों पे हमारे लिए, हमारी हिफाजत के लिए दिन रात लगे हुए हैं। और क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद भी एक आर्मी ऑफिसर हैं, तो मुझे पता है एक मतलब कितना मुश्किल होता है आर्मी ऑफिसर की फैमिलीज़ के लिए कि वो कितना कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस करते हैं, साथ नहीं रहते हैं क्योंकि उनको उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, उस वक्त 24 घंटे वो कॉल पे रहते हैं। तो मुझे लगता है इस ईद पे जो जितनी हमारे जो सोल्जर्स हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, उन सब की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए और उनकी दुआओं में को शामिल, उनमें के लिए दुआएं करना चाहिए कि अल्लाह हमारे मुल्क को इसी तरह हिफाजत में करे। और
जितने भी लोग हमारे लड़ रहे हैं, हमारे लिए सरहदों पे लड़ रहे हैं, खड़े हुए हैं, उन सबको अल्लाह कामयाब करे और उनकी हिफाजत करे। मैं ये कहना चाहूँगी कि रमज़ान में जितनी भी अच्छी आदतें अपनाई हैं या आपने प्रैक्टिसेस की हैं, गिव एंड टेक की, आप लोगों को देते रहे, बांटते रहे, खाने शेयर करते रहे, इफ्तार्स करवाते रहे, इसे कंटिन्यू करने की ज़रूरत है क्योंकि अभी हम एक क्राइसिस की पोजीशन में मौजूद हैं। आप देखें पेट्रोलियम प्राइसेस भी हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और इन्फ्लेशन भी अपनी जगह पर मौजूद है। तो वो लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनका ख्याल रखते रहें जिस तरह रमज़ान में रखा, ये सोच कर के अल्लाह ताला सवाब ज़्यादा दे रहे हैं। तो रमज़ान के बाद भी उन्हीं प्रैक्टिसेस को जारी और सारी रखने का मैं मैसेज देना चाहूँगी। वंडरफुल मैसेज, थैंक यू विद दैट, थैंक यू सो मच बहुत ज़्यादा मुनीज़ आपका, आपने वक्त निकाला, यू बीइंग मदर, जॉइनिंग अस, अपनी जो ट्रेनिंग आप छोड़कर आई एम श्योर आप आए हो, आप जा भी नहीं सके अपनी सिटी में, तो इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। एक दफ़ा फिर आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए। ओके, तो जनाब हम एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे एक सरप्राइज के साथ। आप देख रहे हैं दुनिया बोला। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद और आप देख रहे हैं दुनिया बोला ईद स्पेशल। और ना सिर्फ ईद स्पेशल बल्कि आज बड़ा ही अहम दिन है, यौम पाकिस्तान भी है। तो आज की मुनासबत से हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे मेहमानों को अपने शो का हिस्सा बनाएं जिनसे हम ईद की बात तो करें लेकिन जिनका पाकिस्तान की डायनामिक्स है उसमें एक भरपूर किरदार है। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक सियासतदान मौजूद हैं जो ग्रास रूट लेवल से ऊपर आए और अब एक ताकतवर आवाज़ है आवाम की, मुख्तलिफ वजारतों का तजर्बा रखते हैं और इस वक्त वज़ीर बराए मेहनत हैं सिंध काबीना में। तो हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ईद मुबारक और यौम पाकिस्तान भी मुबारक है आपको बहुत बहुत। और ऐसे दिनों में वक्त देने का बहुत शुक्रिया। हमें पता है कि यू नो बीइंग अ पॉलिटिशियन कारकुनों में जाना ख़ास तौर पे ईद के मौके पे और उनका ख्याल रखना ये आप लोगों के लिए जो है सबसे अव्वल की चीज़ें होती हैं और इस सब में से आपने हमें वक्त दिया उसके लिए आपका आप भी ईद के लिए काम कर रहे हैं। कैसी होती है आपकी ईद, मुझे जानना है ये। और यौम पाकिस्तान के हिसाब से और भी तकरीबात वगैरह हो जाती हैं या फिर यू नो हर ईद पर, और आपका वैसे भी यू वेरी इंगेज्ड तमाम हल्के के लोगों के साथ, तो कैसी होती है आपकी? देखिए ईद तो सच्ची बात ये है कि वो एक रिवायती हमारा अंदाज़ है और वो अभी से नहीं है। जब वालिद साहब के साथ मैं छोटा था तो उन्होंने ईद मनाने का एक सिलसिला था उनका, तो मैं उनके साथ होता था। फिर जब उनकी डेथ हो गई तो वही मैंने कंटिन्यू किया। करते ये हैं कि जी नमाज़ पढ़ते हैं, चनेसर गोट से मेरा ताल्लुक़ है, वहीं पे नमाज़ पढ़ता हूँ ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद इर्द गिर्द हमारे 3-4 कब्रिस्तान हैं, वहाँ बहुत सारे हमारे अजीज़ वक़ाब मदफन हैं, तो वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद ईद उल अज़हा से लेके गुज़िश्ता ईद उल अज़हा से लेके ईद उल फ़ितर तक बीच में जितने लोगों की डेथ्स हो गई होती हैं जी उनके घरों पे जाते हैं ताज़ियत करने के लिए। बस बीच में सिर्फ इतना होता है कि कब्रिस्तान से होकर घर आते हैं, वालदा से फैमिली से ईद मिली, उसके बाद हम चले जाते हैं ताज़ियत के लिए पूरे हल्के में। हल्का तो नहीं बल्कि चनेसर गोट का जो हमारा इलाका है उसके अंदर तो काफ़ी सारे लोग होते हैं, इसलिए कि ये तकरीबन 10 महीने का अरसा होता है। उस 10 महीने में जितनी भी मौत होती हैं उन सबके घरों पर जाते हैं, ताज़ियत करते हैं और वो काफ़ी एक लेंदी काम होता है, उसमें कम से कम 5-6 घंटे आराम से लग जाते हैं। उसके बाद फिर अपने घर के सामने एक ऑफिस है वहाँ बैठ जाते हैं, फिर वहाँ लोगों से ईद मिलाना हो जाती है। तो पहला दिन पूरा जो है वो इलाके में गुजरता है, फिर दूसरे दिन लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है। फिर हम थोड़ा सा हल्के में ही होता है, लेकिन हल्का चूँकि मेरा बड़ा है वो मेरी अपनी घर वाली उसी है, वहाँ से फिर निकल के और लोगों से मिलना शुरू करें। तो ये एक हर साल हर ईद में यही कुछ होता है जी, इसमें कोई चेंज नहीं है। सर कैसा सफ़र रहा है ये पूरा आपका? हम ईद पे बात करेंगे, हम पाकिस्तान पे बात करेंगे, लेकिन मैं जानना ही चाहूँगा कैसा पूरा सफ़र रहा आपका राइट फ्रॉम बीबी टू बिलावल देन आसवा। अच्छा, तो आपने भुट्टो साहब का जिक्र किया, ज़ाहिर है कि भुट्टो साहब को तो मैंने देखा भी नहीं। मेरी पैदाइश जो है 72 की है, 77 तक भुट्टो साहब रहे, 79 में फांसी लग गई। मुझे ज़ाहिर है कि मौका ही नहीं मिला जी। वालिद साहब ने सियासत की उस वक्त में। लेकिन मुझे एक चीज़ याद है, 4 अप्रैल को जब उनको फांसी हुई है तो चूँकि घर में एक शोक था, मातम सा था, तो मैंने जो बच्चे थे वहाँ इलाके के उनको लेके जुलूस निकाला था भुट्टो साहब की शहादत के ख़िलाफ़। ये मुझे याद है कि जो एक याददाश्त अगर एक चीज़ है
7 साल की उम्र थी मेरी शायद उस वक्त, तो वो एक किया था। तो भुट्टो साहब के साथ तस्वीर मुमकिन नहीं थी, वो रही नहीं, लेकिन भुट्टो साहब को पढ़ा समझा, तो इसलिए मैं अपने आप को भुट्टोश कहता हूँ। ऑब्वियसली आपकी फैमिली इम्यून है, यू नो, आप पॉलिटिक्स में ही रहे हैं शुरू से, बट बच्चियां जो हैं वो वालिद से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती हैं। वो अब आके गिला करती हैं टाइम के लिए या आपकी प्रेजेंस के लिए? नहीं। या कभी रिग्रेट होता हो कि यार मैं थोड़ा कम दे पा रहा हूँ, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं? नहीं, देखिए मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि आपके पास 24 घंटे होते हैं ना दिन में, उसी 24 घंटे में आपने सोना भी है, आपने खाना भी है, नमाज भी पढ़नी है, बाकी जो ज़रूरी चीज़ें वो सारी हो गई। उसके बाद आपका टाइम रहता है, काम कितना करते हैं, 8 घंटे 12 घंटे जो भी होता है। अगर उस 8 या 12 घंटे को आपने बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, तो आप सेक्रीफाइस किस पे करेंगे? फैमिली पे करेंगे, या स्लीप पे करेंगे, या फैमिली से करेंगे? तो फैमिली का टाइम जो होता है वो ले जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ हुई है कि चूँकि बचपन से मैं भी उन्हीं हालात में रहा हूँ, मेरे बच्चे भी उन्हीं हालात में रहे, तो शायद वो यूज टू से हो जाते हैं कि बस वालिद इतना ही टाइम देगा, बस इसी तरह आएंगे, बस होगा। कभी कभी महीने में एक आध बार बाहर लेके चले गए, कुछ हो गया, तो इस तरह से वो यूज टू रहे। लेकिन कभी कभी यकीनन वो इसरार ज़रूर करते हैं कि जब हमें कहीं लेके चलें, कहीं बाहर चले जाएँ, तो मैक्सिमम आउटिंग ये हो जाती है कि उनको लेके कि खाना खिला दिया, हाँ, या कभी एक आध दफ़ा मुझसे बाहर लेके उनके साथ चले गए, वो ट्रिप कर लिया, तो वो हो जाता है। बाकी वो यूज टू हैं। आपकी गुफ्तगू से मैं ये खस कर सकता हूँ कि ईद के मौके पे ख़ास तौर पे जिस तरह बेटियां या बेटे भी फरमाइश करते हैं, हमारे टाइम पे तो बेटे बाप से फरमाइश बिल्कुल भी नहीं करते थे, अब सिचुएशन बदल रही है, बदल गई तो इस तरह की फरमाइश, देखिए आम दिनों की बात अलग है, लेकिन ईद की फरमाइशें वो अलग होती हैं, तो उसको कैसे ऑनेस्टली मतलब मैं समझता हूँ कि मेरी वाइफ की वजह से मुझे बहुत आसानी है, सारा वो बहुत मैनेज कर लेती है चीज़ें। वो बच्चों के जो भी ख्वाहिशात होती हैं, जो चाहते हैं, शॉपिंग करनी है, कुछ चीज़, तो वो खुद जाके उनको करवा लेती है। और खातून खाना खुद की जो फरमाइशें हैं, मैं नहीं समझता कि दुनिया का कोई भी मर्द, चाहे वो सियासतदान हो के वज़ीर आज़म हो, वो टाल अच्छा नहीं, मुझे वैसे ऑनेस्टली इसमें भी बड़ा लकी है, इसमें भी लकी है, बहुत लकी है भाई। और बताइएगा, कभी मुझसे फरमाइश नहीं की बहुत, अच्छा, कि भाई मुझे इतने पैसे दे दो, मुझे इतना जेवर चाहिए, मुझे इतने कपड़े चाहिए, होता है कभी करते हैं, इस तरह की कोई भी फरमाइश नहीं की। लेकिन जाहिर है मुझे घर के अखराजात तो पूरे करने होते हैं। इमोशनल नीड्स हमारी होती है। सबसे ज़्यादा क्लोज आपके बच्चों में से आपसे कौन है जो आपके एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग होती है, जहाँ आपकी कॉन्वर्सेशंस होती हों, किसी के साथ बातें करते हों आप, जिनसे सबसे ज़्यादा? नहीं, बच्चे तो सारे एक जैसे ही होते हैं, लेकिन अगर वैसे कहें जो बहुत ज़्यादा मुझसे इसरार कर लेती है, ज़िद कर लेती है, वो मेरी बेटी बेनज़ीर है। जो बेटी छोटी है, मतलब जी, बड़ी से बात सेकंड नंबर की, जी आप सीन 2 बेटियां एक बेटा, तो जो बीच की है, हाँ बीच की, तो वो है काफ़ी माशाल्लाह, समझदार भी बहुत है, सुलझी हुई भी बहुत है जी। अच्छा, अब ज़रा कुछ थोड़ी सियासी बातें भी हो जाएं, जो करें। फर्ज मैं आपके सामने एक सिनारियो रख रहा हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि आपको पार्टी हाईकमान की तरफ से टास्क दिया जाए कि ये पार्टियां हैं, इन पार्टियों में से कोई एक बंदा ना, वो आपने पीपल्स पार्टी में शामिल करना है, तो वो कौन सा बंदा होगा सईद गनी के मुताबिक जो हर पार्टी से एक बंदा शामिल कर सकते हैं, स्टार्टिंग विद जमात इस्लामी? हर पार्टी से एक आदमी ला, हर पार्टी से एक बंदा अब बातचीत करके लाना है, वैसे करके नहीं लाना। वो तो मैं देखिए, वो तो अल्लाह का शुक्र है, इस काम में बड़ा ठीक हूँ कि बंदे लेकर आने में मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, मुझे टास्क देते लेके आना, मिले होगा किसी को फिर ठीक नहीं। लेकिन अब ये सवाल आपका मुश्किल इसलिए है, आप कह रहे हैं कि हर पार्टी से एक आदमी में लेकर आऊँ जिसको मैं समझूँ कि अब। अच्छा, जमात इस्लामी के साथ प्रॉब्लम थोड़ा सा जो ऑनेस्टली मेरा भी एक दोस्तियाँ मेरी सबके साथ हैं, हाफिज़ साहब के साथ मेरी अच्छी दोस्ती है, बाकियों के साथ भी हैं, लेकिन चूँकि वो एक रिलीजियस जमात हैं। अच्छा, मुझे भी लोग ऐसे कहते हैं कि बड़ा मज़हबी आदमी हूँ, लेकिन खैर मज़हबी तो अपने आप को मैं नहीं समझता, मैं तो जो बुनियादी तकाज़े हैं दीन के वो पूरे करता हूँ, बाकी तो कुछ नहीं है। सियासी सोच पे मैं बड़ा थोड़ा सा, आप कह दें कि थोड़ा सा इंक्लाइंड टुवर्ड्स लेफ्ट, सही। तो वो जमात का और हमारा भी किसी तरह से बनता नहीं है काम इसीलिए तो मैंने मुश्किल में डाला लेकिन चले मैं इसको आसान कर देता हूँ। फर्ज करें कराची, मैं नाम बताना नहीं चाहता हूँ, जमात और उसको काबू करके रखेंगे कराची नहीं है, वैसे एक शख्स है ऐसा, बताएं ना प्लीज। नहीं, लेकिन वो
आप यकीन देखें करें बिला वजह हाँ। वो बेचारा मशकूक हो जाएगा कि अरे तुम शायद इस पे सीधे से उल्टे कहाँ जा रहे इस हो। पे काम हो रहा है। नहीं है एक शख्स कम से कम ऐसा है जिसके लिए मैं चाहूँगा कि शायद वो पार्टी में आ जाए और वो शायद हमारे पार्टी के लिए भी एक अच्छा एसेट होगा। अच्छा, हम कोशिश नाम करते मैं नहीं हैं लूँगा। हम कोशिश करते हैं कम राइटर्स ढूंढने की। चले, जमात इस्लामी से तो आपने नाम नहीं बताया, अब जरा बताएं एमक्यूएम से। हाँ, एमक्यूएम में काफ़ी लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि सियासी तौर पर हैं, और अगर एक नाम मुझसे पूछेंगे तो फैसल सब्ज़ारी। आई हैड इट इन माई माइंड कि आप शायद फैसल सब्ज़वारी साहब का नाम देंगे। एंड व्हाट इज योर रीजन? और भी हैं बट आप चूंकि एक कह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि फैसल सब्ज़वारी, बाकी तो कोई अच्छे लोग हैं जो आ गए ऑलरेडी हमारे पास। अच्छा, ऑल्दो के नून लीग के गवर्नर अभी अभी लगे हैं और नून लीग का सिंध में इतना प्रेजेंस नहीं है, बट स्टिल अगर नून लीग से आप कोई एक लेना चाहें पीपल्स पार्टी में, परवेज रशीद। क्या बात। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीटीआई से किसको लेना चाहेंगे? यार पीटीआई में भी काफ़ी अच्छे लोग थे और शायद अभी होंगे भी, लेकिन वो शायद इमरान की सियासत की भीड़ चढ़ गए हैं बहुत सारे लोग। और इमरान अगर अपनी अब तो खैर मुझे लगता नहीं कि शायद चेंज हो, लेकिन अगर प्रॉपर पॉलिटिशियन की तरह अगर वो अपनी पार्टी को चलाते तो शायद उनकी पार्टी के हालात भी अच्छे होते और उनके अपने जो लोग उनके साथ हैं उनके हालात भी अच्छे होते। अब आप एक नाम मुझे कह रहे हैं किसी का, तो यार बड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि लोग काफ़ी सारे वहाँ पे ऐसे हैं जिनको मैं चाहूँगा कि इधर आ जाएं। चले फिर भी एक नाम कौन हो सकता है? कराची की सिचुएशन को देखते हुए, हाँ, अब पता नहीं वो मोहम्मद जुबैर साहब आजकल पीटीआई में जी जी चले आपने चले Nice, ठीक है। ये ड्रीम 11 हमने बनाने की कोशिश की है। सही साहब, आपसे गुफ्तगू सिलसिला हम मजीद भी जारी रखेंगे, कुछ आप पर्सनल, कुछ सियासी, कुछ ईद की, कुछ और पाकिस्तान की भी, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं दुनिया बोले ईद स्पेशल। कहते हैं आपको एक बार फिर खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारी गुफ्तगू का सिलसिला सईद गनी साहब के साथ जारी था और हमारी ईद के बारे में तो बात हो ही रही थी, लेकिन चलते चलते हम थोड़ी सी सियासी बातों पर आ गए थे। उसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। सईद साहब, ऑब्वियसली लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री लेना, 2 बार लेना, और फिर कराची के बड़े सारे मसाइल हैं, ऑब्वियसली हम उनके बारे में अक्सर बात करते रहते हैं। बट अभी रिसेंटली मुर्जा वहाब साहब ने भी ऐलान किया था कि ये जो पानी का मसला है, चूँकि वाटर एंड सर्च डिड कम अंडर यू एट दैट टाइम, तो ये हल हो जाने वाला है। आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि हमारा मसला है क्या और क्या ये काबिल हल भी है या नहीं है। देखिए, कोई काम ऐसा नहीं है जिसका कोई हल ना हो, काबिल सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एक चीज़ जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी, कराची शायद दुनिया के उन चंद शहरों में है, कोई 2-4 शहर होंगे मुश्किल से मेरा ख्याल है दुनिया में, जहाँ कोई पानी जो पीने का पानी है वो 100-125 किलोमीटर दूर से आता है। जी, ये प्रॉब्लम पंजाब में नहीं है, पाकिस्तान के शायद किसी शहर में नहीं है, मेरा ख्याल है कराची है वाहिद, बाकी दुनिया के चंद शहर हैं। इसलिए कि हमारा जो सबसॉइल वाटर है जो वो पीने के काबिल नहीं है। सही। बाकी जगहों पे इशू नहीं है, वो पानी निकालते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। कराची का पानी 150 किलोमीटर दूर से आता है। कराची की आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ती है, पानी की यकीनी तौर पर जो इस्तेमाल है वो भी बढ़ता जाता है। तो मुख्तलिफ औकात में कराची के पानी में इजाफे के लिए मुख्तलिफ स्कीम्स आती रही। आखिरी K4 है जो बड़ा मशहूर है, ज़माना एक मनसूबा है। इत्तफाक से जब मैं 2018 में पहली मरतबा लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर बना, तो जब मैंने इसकी ब्रीफिंग ली पहली, ऑनेस्टली मेरा ये सवाल था उस वक्त भी बहुत लोगों से कि ये आइडिया किसका था, क्योंकि जो उसका रूट, जो सारी चीज़ें, जो बड़े सवाल थे। मैं इधर नहीं जाना चाहता हूँ, फिर वो एक नई कंट्रोवर्सीज में पड़ जाऊँगा जी। लेकिन मैं इंजीनियर नहीं हूँ, ये बात ध्यान में रखें, मेरा इंजीनियर से कोई दूर का ताल्लुक नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस भी होती है लोगों में। तो जब मैंने देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि इसके अंदर बहुत सारी कोताहियाँ, कमियाँ हैं और शायद ये इस तरह से काम चलेगा नहीं। एक सबसे बड़ी जो ख़राबी थी इसके अंदर, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। एक तो ये है कि जी पानी आएगा, कैनाल बनना था, अब उसको पाइप में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन पहले कैनाल था जो कराची तक आएगा। दूसरा था यहाँ एक सिस्टम बनना था जिसके ज़रिए पानी की तकसीम होनी थी शहर में। और तीसरा ये था कि इसके साथ एक पावर प्लांट लगना था, पूरा मैकेनिज़्म था कि ज़ाहिर बिजली होगी, पंप्स चलेंगे, उसके बाद पानी पहुँचेगा। आपको ये सुनकर हैरत होगी
कि उसके 4 के मंसूबे का जब 2008 में मैंने ब्रीफिंग ली और सब कुछ किया तो 2 कंपोनेंट मिसिंग थे इसके। ना उसके अंदर ये ऑगमेंटेशन थी जो कराची में पानी तकसीम होना है, और ना ही इसके अंदर वो पावर वाला हिस्सा था। सिर्फ वो कैनाल वाला काम था इसके अंदर जो होना था। जो ये कह रहे थे ना बाद में कि जी मैं इतनी पैसे बढ़ गए, भाई पैसे इसलिए बढ़ गए कि उसके 2 कंपोनेंट टोटली मिसिंग थे। अब उस वक्त मेरा सवाल ये था कि देखिए वो पहले स्कीम एक कंसल्टेंट ने बनाई, चैंपियन होते हैं कंसल्टेंट तो बड़े, वाटर बोर्ड का काम यही है, उसके लोग शामिल थे। फिर उसके बाद जो सूबाई हुकूमत का एक PND का महकमा होता है उसके पास ही जाता है। फिर उसके बाद जब कोई मंसूबा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जिसकी लागत ज़्यादा हो तो फेडरल गवर्नमेंट के पास जाता है, वो CDWP होती है वहाँ पर, और वहाँ एक का फोरम होता है वहाँ पे होता है। और इसमें तो 50% शेयर था फेडरल गवर्नमेंट का, तो उनके भी इस पर देखना था। अब मेरा सवाल ये था कि वाटर बोर्ड ने नहीं देखा, कंसल्टेंट ने नहीं देखा, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने नहीं देखा, वफाकी हुकूमत के CDWP ने नहीं देखा, एक ने नहीं देखा, किसी को ये ख्याल नहीं आया कि भाई सिर्फ कैनाल डालोगे, पानी वहाँ से यहाँ ले आओगे तो ये बाकी चलेगा निज़ाम कैसे चलेंगे। उसके बाद ये दोनों कंपोनेंट्स में शामिल किए गए। जब शामिल किए गए तो उसकी लागत बढ़ गई। फिर इसके बाद ये स्टोरी सारी बनी। फिर जब इमरान खान साहब आए तो उन्होंने तो इसके काम को बिल्कुल रोक दिया था। उन्होंने एक काम ये किया, उन्होंने आपको याद है कमीशन बनाया था जी। कमीशन का काम ये था कि पाकिस्तान ने जितने कर्जे लिए हैं मुख्तलिफ औकात में उसकी तहकीकात करें कि ये कर्जे के पैसे लगे कहाँ हैं। उसकी भीड़ ये मंसूबा चढ़ गया, हम उसको बताते रह गए कि इसमें कोई कर्जा नहीं है, इसके अंदर कोई कर्जा नहीं है। वफाकी हुकूमत के पैसे थे, सूबाई हुकूमत के पैसे थे, और इसने होना था तो वो खान साहब के दौर में पड़ा ही रहा। उनको जाके किसी ने कान में कह दिया 25 अरब का मंसूबा था, पता नहीं 75 या 100 अरब का हो गया है, इसके अंदर करप्शन है। हम कहते रह गए कि भाई इसका ठेकेदार जो है वो FW है, गवर्नमेंट का इदारा है ना। अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में क्या वो मुझे कमीशन देगा या क्या मुझसे कमीशन लेंगे, वो तो पॉसिबल नहीं था। फिर इसकी जो लागत बढ़ी उसकी ये वजूहत हैं, आप इसकी ऑडिट करा लीजिए, चेक करा लीजिए, वो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो 1.5-2 साल तक जो है ताख़ीर का शिकार हो गया। उसके बाद ज़ाहिर मसाइल पैदा हो जाते हैं। आज वही मंसूबा जो है वो पता नहीं 200-250-300 अरब तक चला गया, बहुत ऊपर, लेकिन बहरहाल वो हो जाएगा। आपसे काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ये जो आप पानी का कह रही है। दूसरा हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है पानी का। पानी आज भी पानी कराची में कम है, लेकिन पानी के नाम पर फसादात नहीं है शहर के अंदर। कोई शख्स खुदा न खास्ता प्यासा मर नहीं रहा है इस शहर में। मतलब ठीक है पानी की किल्लत तकलीफ होती है, लोग अरेंज कर लेते हैं, मतलब मिल जाता है, कहीं ना कहीं से पानी आ जाता है और वो गुजारा कर लेते हैं। तो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का इशू है हमारे यहाँ। उस डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी उसके रास्ते में हैं। इलीगल जो पानी लोग चोरी करते हैं, हाइड्रेंट्स इलीगल हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। फिर बहुत सारे और आपके इंडस्ट्रियल जो एरियाज़ हैं वहाँ पर इलीगल कनेक्शंस बहुत सारे होते हैं। फिर जो आबादियाँ हैं जिनके सामने से मेन लाइन्स गुजर रही होती हैं वो उसमें से कनेक्शंस ले लेते हैं। तो बहुत सारे मसाइल इसके अंदर आ जाते हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन को बेहतर करके हम जो पानी की तकसीम है उसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। वो हो सकता है, लेकिन अल्लाह कर करे कि ये जो K4 का मंसूबा है 1.5 साल में, शायद 2 साल में हो जाएगा, होपफुली हो जाएगा। नहीं, अब वो मैं कह रहा हूँ ट्रैक पर है, जो चीज़ें इसके अंदर थी वो सारी ठीक हो गई है। ताख़ीर का जो है वो सबब हमें बताया जाता है, लेकिन अब क्या करें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम पब्लिकली कह भी नहीं सकते, लेकिन मसाइल और बहुत सारे थे इसमें। ऑब्वियसली आज के दिन के मौके की मुनासबत से सईद भाई ऐसी बात करना भी जो है ना हमें वो लगता है, लेकिन शहर में रहते हुए बड़े दीगर ये तो सिर्फ एक मसला है, शहर का एक मसला नहीं है, बहुत सारे मसाइल हैं। पीपल्स पार्टी को अब माशाल्लाह से 18वां साल हो जाएगा। आपकी सारे जितने बिलावल हैं, और क्योंकि कुछ पर्सनल तजर्बा भी रहा है, तो बिलावल वांट्स कि कराची भी उसी तरह तरक्की करे जिस तरह बाहर की दुनिया के शहर तरक्की करते हैं। जब भी आपकी बात होती है हाई कमान से, लीडरशिप से, उनका कराची को लेके क्या विजन रहता है? और जैसे आम आदमी ये समझता है कि यार ये तो बड़े लोग हैं, इन तक पता नहीं हमारी आवाज़ पहुंचती नहीं पहुंचती, तो मसाइल पता होते हैं अपर टीयर पे, और अगर नहीं होते तो आप लोग पहुंचाते हैं, और उनका फिर कराची को लेके क्या विजन रहता है? देखिए, एक बात तो मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ। पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, और ज़ाहिर है कि सिंध में इस वक्त हमारी हुकूमत है। सिंध का सबसे बड़ा शहर कराची है। कौमी और सूबाई की सबसे ज़्यादा नशिस्तें कराची में हैं। अगर किसी एक डिवीज़न की बात करूँ, सबसे ज़्यादा कराची में सीटें। हम छोड़ दें, एक तरफ रखें लोगों के मसाइल को, लोग क्या सोचते हैं, क्या कुछ करते हैं। अगर हम खुदगर्जी की बात भी करें एज ए पॉलिटिकल पार्टी, हर जमात ये तो चाहती होगी ना कि जी हमारी पजीराई में इजाफा हो, हम इलेक्शंस जीतें, चाहती होगी ना।
तो क्या पीपल्स पार्टी एज ए पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहेगी कि कराची के अंदर हमारी सेम में इजाफा हो, जो हुआ भी है, वो तो पीरियड थोड़ा सा इजाफा बेहतरी हम हुई भी है, लेकिन हमारा अपना ये इंटरेस्ट भी तो है ना कि कराची के अंदर अगर सूबाई की बहुत सीटें हैं, कौमी की बहुत सारी सीटें हैं, तो पीपल्स पार्टी का शेयर उसके अंदर बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा इस तरह से कि हम लोगों को जब काम होगा करेंगे, लोगों के करीब जाएंगे। तो ये तो मैं आपको इस तरह समझा रहा हूँ कि कोई ये जो तासुर आप कह रहे हैं शायद लोगों के जहनों में हो कि लीडरशिप पता नहीं सोचती, भाई पॉलिटिकल पार्टी है, अगर लोगों के मसाइल को मैं कह रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ द आर्गूमेंट हम छोड़ भी दें, तब भी हमारा ज़ाती इंटरेस्ट तो है ना एज अ पॉलिटिकल पार्टी, हमने तो काम करना है, इसलिए भी करना है कि लोगों से वोट लेना है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी की पूरी लीडरशिप जो है, आसिफ अली जरदारी साहब हों, बिलाल भुट्टो जरदारी साहब हों, चीफ मिनिस्टर साहब हों, फरियाल टापू साहबा हों, हमारी कैबिनेट हो, कोई शख्स ऐसा नहीं है जो कराची के इश्यूज़ पर बात नहीं करता हो या ये ना चाहता हो कि कराची के मसाइल हल हो। इवन हमारे वो मेंबर्स भी जो कराची से इलेक्ट नहीं हुए हैं, वो भी अक्सर कहते हैं कि यार कराची की वजह से जो परसेप्शन हमारा ख़राब होता है वो हमें डैमेज करता है। तो मतलब वो असर पीपल्स पार्टी के उन इलाकों पे भी होता है जहाँ पे हम शायद जहाँ हमें कराची के मसाइल का कोई इशू वहाँ पे नहीं है, लेकिन वहाँ भी होता है। लेकिन जो दूसरी बात है, देखिए कराची में जो हमारी मुखालफतें हैं, सियासी जमातें जो हमारी मुखालफत में आती हैं, वो शायद बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं बाज़ औक़ात चीज़ों में। मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ही करूँगा, मैं ये नहीं कहता कि हमें सारे काम कर लिए, मैं ये नहीं कहता कि 100% ठीक है, हमारे अंदर ख़राबियाँ होंगी, कोताहियाँ होंगी, जो एलिगेशंस लगते हैं वो भी शायद किसी हद तक हो सकता है, मैं मान लेता हूँ कि ठीक हो, सारे नहीं होंगे, कुछ हद तक ठीक होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ हुआ नहीं है। जब लोग ये कहते हैं ना कराची 18 साल पहले अच्छा था अब बुरा हो गया, मैं माज़रत के साथ मैं भी इसी शहर में पैदा हुआ हूँ, मेरा अब्बा इसी शहर में पैदा हुआ है, मेरा दादा परदादा, उनके दादा परदादा भी इसी शहर में पैदा हुए हैं। मैं कराची की इंडिजियस जो फैमिलीज हैं उससे मेरा ताल्लुक है, ठीक है ना। तो कोई ये नहीं कह सकता कि कराची को शायद कोई मुझसे ज़्यादा जानता है। मैं इस शहर में अगवा भी हुआ हूँ, मेरे इस शहर में मेरी गाड़ी पे फायरिंग भी हुई है, इसी शहर में मेरे वालिद शहीद हुए हैं, इसी शहर में बम धमाकों में मेरे 2 कज़न शहीद हुए हैं, इसी शहर में मुझ पे पता नहीं कितने अटैक हुए हैं। तो कोई ये तो नहीं कहेगा कि मुझे दर्द नहीं होगा या मैंने कराची का वो दिन नहीं देखे हैं जो लोग माजी। बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि सारे मसाइल एक तरफ, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत ख़राब थी ना, वो बहुत भयानक थी, वो आज नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, हम उन हालात से निकल आए। तो एक तो ये बेहतरी हमारे यहाँ है। अब आ जाए लोगों की ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं। पैमाना क्या होता है? देखिए पैमाना ये नहीं है कि जमात इस्लामी मेरी तारीफ़ करेगी, पैमाना ये नहीं है कि जब MQM या PTI मेरी तारीफ़ करेगी, पैमाना ये है कि कराची के लोग मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैं ये समझता हूँ कि इन 18 सालों में बेहतर हुआ है। सही। मेरी अपनी सीट पीपल्स पार्टी कभी नहीं जीती थी, मैं 3 दफ़ा जीत चुका हूँ। 3 दफ़ा इस इलाके से कोई नहीं जीता, ना MQM कंटिन्यूसली 3 दफ़ा जीती है, ना नून लीग जीती है, ना कोई और शख्स जो वहाँ थे 3 दफ़ा जीते। मैं कंटिन्यूसली 3 दफ़ा जीता हूँ। वहाँ पे हम 1 UC जीतते थे, आज हमारी 4 UC हैं, हम टाउन जीत चुके हैं, मैं जीत चुके हैं। इसके अलावा मेयर कराची पीपल्स पार्टी का आ गया, मेयर हैदराबाद पीपल्स पार्टी का आ गया। चले लोग कुछ इल्ज़ाम लगा लें यार, कुछ तो हम कर रहे होंगे ना, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बेहतरी है। लेकिन हाँ, अब भी मसाइल हैं, हमें उसको भी हल करना है, वो हमारी कोशिश है कि हम हल करेंगे। कराची चूँकि बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा शहर है ना, लोग दिखा देते होंगे 10 सड़कें टूटी हुई हैं, हम यहाँ 100 बना देंगे वो नज़र नहीं आएंगी, लेकिन आपको 10-20 टूटी ज़रूर मिल जाएंगी। हम वो जब 10-20 बना के मुकम्मल करेंगे तो पहले 100 बनाएंगे, उसमें 20 टूट जाएगी। तो ये मसाइल रहते हैं, ये ऑनगोइंग इश्यूज़ हैं, चलते रहेंगे, हम उसको एड्रेस करते रहेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर कोई ये सोचेगा कि कोई एक दिन ऐसा आएगा कि कराची में कोई मसला ही नहीं होगा, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, मैं भी चाहता हूँ ऐसा हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है, ये रियलिटी के ख़िलाफ़ हम सोच रहे होंगे, ऐसा होगा नहीं। और लोगों को भी थोड़ा सा हकीकत पसंद होगा जब सोचेंगे ना कि बड़ा शहर है, कहीं ना कहीं इश्यूज़ मसाइल रहेंगे, तो हम उसको मसला समझ के एड्रेस करें। हम उसको हर हुकूमत, मतलब सिंध हुकूमत गले में डाल रहे हैं। कहीं अगर सड़क कोई टूटी हुई है तो सिंध हुकूमत ने तोड़ी है, तोड़ने वाला कोई मोहल्ले का आदमी होगा। कोई शख्स सिग्नल तोड़ के चला जाता है तो सिंध हुकूमत को गाली पड़ जाती है। कोई शख्स नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर देता है, सिंध हुकूमत को गाली पड़ जाती है। तो इस तरह से हमें कई जिम्मेदारियों का भी तयन करना पड़ेगा कि कौन कहाँ पर किस चीज़ का। चलें ठीक, ऑफ द कैमरा की आपने बात कर ही दी और पता नहीं तो वाकया जो है सुनने के लिए मैं बहुत एक्साइट हो रहा हूँ। तो इसी के साथ एक फटाफट एक वक्फा लेते हैं छोटा सा, तब तक सईद भाई हमें ज़रा ऑफ कैमरा वो वाकया सुनाते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद, और सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ सीरियस बातें तो हो गई, अब ज़रा मज़ीद सीरियस बातें करते हैं। सईद साहब,
एक मंज़र होता था, गवर्नर हाउस में इफ्तारें होती थी, उसके बाद फिर अभी तो मेरे ख्याल से ईद की पार्टी की तैयारियां चल रही थी, पार्टी बदल गई, क्या हुआ ऐसा? और उस पर फिर MQM वाले नाराज़ भी हैं। नहीं देखिए, इत्तेफाक से मैं उस कमेटी में शामिल था जिन्होंने PMLN के साथ नेगोशिएट किया था जब गवर्नमेंट बन रही थी। मैं उसका मेंबर था, तो बहुत सारी बातें मेरे सामने हुई थी सारी। पीपल्स पार्टी ने कहा था कि पंजाब और सिंध में गवर्नर हमारा नॉमिनी होगा, और इस पर इत्तेफाक भी किसी हद तक हो गया था। नॉमिनी हमारा नॉमिनी हम नामजद करेंगे, हम बिल्कुल ठीक। तो फिर आखिर में जिस मीटिंग में हम नहीं थे, ये नेगोशिएटिंग टीम नहीं थी, बिलावल साहब की डायरेक्टली शायद कोई मीटिंग हुई, उसमें PMLN ने उनसे दरख्वास्त की कि सिंध का गवर्नर PMLN को दे दें और KPK का गवर्नर आप नॉमिनेट करते हैं। तो वो सिंध से हटा के उन्होंने KPK में हमें दे दिया, जो हो लग भी गया। बिलावल साहब ने इस बात पर रजामंदी की कि आप अगर PMLN का गवर्नर लगाएंगे सिंध में तो ठीक है, अगर आप नहीं लगाएंगे तो हमारा गवर्नर लगेगा। इस पर उन्होंने इत्तेफाक किया। तो हम जो बात कहते थे बार बार, वो ये कहते थे कि भाई अगर आप अपना नहीं लगाना चाहते ना लगाएं, हमारा लगा दें। तो ये जो टिसोरी साहब थे, इसकी तो कहीं नून लीग का MQM का कोई वादा हो जो मेरे इनके मुताबिक नहीं था, क्योंकि वो कंटिन्यू कर रहे थे, पहले से थे, तो वो कंटिन्यू करते रहे। अब अगर कोई कमिटमेंट MQM की और नून लीग की थी तो उसका हमें नहीं पता, और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक शायद नहीं थी। और टिसोरी साहब को हटाने का भी पहले से MQM को पता था कि हट रहे हैं। अब तो वो एक्सटेंशन थी उनकी, जितनी वो कर गए, तो उनकी नाराज़गी शायद नून लीग से तो बनती है, पीपल्स पार्टी से तो बनती नहीं है। हम तो अपना गवर्नर लगाने की बात कर रहे थे कि अपना वादा पूरा करें, तो उन्होंने कहा नहीं, हम वादे का दूसरा हिस्सा पूरा कर देते हैं, अपना लगा देते हैं। अच्छा, तो उन्होंने लगा दिया। और करंट जो अब गवर्नर हैं उनसे कैसी एक्सपेक्टेशन है? वैसे निहाल हाशमी साहब बड़े सियासी वर्कर हैं, हाँ। और हमारा उनसे सच्ची बात है, जाती भी मेरा दोस्ती वाला ताल्लुक है, तो उम्मीद है कि चीज़ें ठीक चलेंगी। और गवर्नर साहब का देखिए रोल वैसे बड़ा महदूद होता है, सेरेमोनियल है, और उसमें अगर वो किरदार अदा कर सकते हैं कि अगर कभी, फ़िलहाल तो शायद ऐसा इशू है नहीं कि वफाक और सूबे में कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें गवर्नर का रोल बनता हो, बीच में ठीक करें, तो अच्छी बात है, मुझे उम्मीद है वो कर रहे हैं। जब टिसोरी साहब गवर्नर बने थे तो बड़ा प्रेशर था, हर कोई उनसे बात कर रहा था कि मुर्तज़ा वहाब साहब जो ये बात कर रहे हैं कि इतने पैसे हमें मिलने हैं वफाक से, वो नहीं मिल रहे, कि आप वो रास्ता पेव करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। तो जब हम निहाल साहब की बात करते हैं, क्या ऐसी कोई एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं या नहीं रख सकते? वो एक्चुअली टिसोरी साहब जो है ना, जब वो करते थे ऐलानात बहुत सारे करते थे, तो हमने उनको कहा कि जी सिंध गवर्नमेंट इतना खर्च कर रही है, वफाक के नुमाइंदे तो वफाक से भी पैसे लगवाएं, और लगने चाहिए फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, सूबा सिंध के ऊपर ख़ासतौर पर कराची पे लगने चाहिए। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हम करेंगे, तो फिर मुर्तज़ा वहाब ने उनको एक फहरिस्त भेज दी थी कि ये स्कीमें हैं सारी, ये करवा दीजिए। तो खैर मेरा ख्याल है कि वो शायद इतना उनके बस में होता नहीं है। अभी रिसेंटली बड़े लोगों ने, यहाँ बिजनेस कम्युनिटी ने भी और वैसे भी लोगों ने कहा कि यार वो पंजाब वाला मॉडल बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, तो क्या कहेंगे आप अगर दोनों वज़ीर आला सिंध के और पंजाब की वज़ीर आला को सामने रखें? आपका जाना भी लाजमी लाहौर होता होगा, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने चमकाया तो है। हालांकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं, मैं नूरुल हुदा आपा की बात सुन रहा था, वो कह रही पंजाब का भी वही हाल है जो सिंध का हाल है, बस ये है कि पंजाब में पेंट कर देते हैं, हम लोग यहाँ पेंट नहीं करते। डू यू एग्री विद दिस नोशन, या फिर वाकई वहाँ पे सिचुएशन अच्छी हुई है, और अगर लोग ये कहते हैं कि हमें मरीम नवाज वाला मॉडल चाहिए, तो वो ये कहने में आप बजाने में हैं? देखें, ये हेल्दी कंपटीशन है ना, अगर वहाँ लोगों को नज़र आता है कि डेवलपमेंट हुई है और हमसे लोग वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें करनी चाहिए, तो बुरी बात नहीं है इसके अंदर, कोई बुराई नहीं इसके अंदर, हमें करनी चाहिए। लेकिन आपको फ़र्क एक बताता हूँ, देखें जो लाकानूनियत कराची में रही है ना, खोरेजी रही है, पंजाब में वो नहीं रही, अच्छी बातें नहीं रही है। देखिए, तरक्की नहीं हो सकती अगर खून रेजी होती रहे, कत्ल गारतगरी होती रहे, लोगों की जानें जाती रहें, तरक्की नहीं हो सकती कहीं पर। कराची की सबसे बड़ी बदनसीबी ये रही कि कराची में जो 20, 25, 30 साल, छोटा अरसा नहीं होता जी जी, उसमें कराची की तरक्की तो दूर की बात है, पीछे गए, तो आप मुकाबला कर नहीं सकते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं। और मुझे थोड़ा सा, अगर पता नहीं आपने खुल के नहीं कहा, बिज़नेस कम्युनिटी में किसी ने क्या कहा था, लेकिन सब काबिल एहतराम है मेरे लिए, लेकिन कुछ फ़ैसले सियासतदानों ने करने होते हैं, सियासी लोगों ने करने होते हैं। मुझे एतराज़ नहीं किसी चीज़ पर, अगर किसी हमारे बिजनेसमैन को शौक़ है, मोस्ट वेलकम, आएँ, सियासत में हिस्सा लें, इंतखाबात जीतें, हुकूमत में आएँ और फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर लें। लेकिन तनकीद करना ज़्यादा आसान होता है,
और शायद फील्ड में काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुंतखब लोगों ने करनी होती है। कभी कभी हम सुनते हैं बिजनेस कम्युनिटी कह रही है जी वफाके वाले कर दो, भाई दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। आप होते कौन है? आप या तो देखें मुंतखब लोग जो भी हैं MQM के लोग बैठे हैं, जमात के लोग बैठे हैं, PTI के लोग बैठे हैं, पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हैं, वो नुमाइंदा है ना जी, उनका काम है वो बात करें। असेंबली फैसला करेगी कि क्या करना है। आपको शौक है आप करें। अब बिजनेस कम्युनिटी या बिजनेस कोई ऑर्गेनाइजेशन बैठ के लाहौर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कोई पंजाब से चल के सिंध में आ जाए कि जी सिंध में जो है ना मजीद सूबे बनने चाहिए, भाई अब होते कौन है? देखिए सूबे बनने के लिए आइन के अंदर एक प्रोविज़न है, हम कहते हैं फॉलो करें ना उसको। उसमें ये लिखा है कि सूबाई असेंबली 2/3 अक्सरियत से पहले करार पास करेगी, उसके बाद पार्लियामेंट जो है सेनेट और कौमी असेंबली 2/3 से आइन के अंदर तरमीम करेगी। ये लिखा, फॉलो कर लें। और माजी में इसी वजह से यहाँ पे लिसानी फसादात होते रहे, जिसकी वजह से जो हम ये डेवलपमेंट वाली बात कर रहे हैं जिसका नुकसान हुआ है सूबे को, उसमें सिर्फ सिंधी बोलने वालों को नहीं हुआ है, जो उर्दू बोलने वाले हैं, पंजाबी, जो कराची में रहते हैं, सबको नुकसान हुआ है, सबका नुकसान हुआ है। अब अगर कोई लोग ये चाहते हैं कि ऐसा काम जो हो नहीं सकता उसको बहस बना के वो फसादात दोबारा पैदा करें, वो नफरतें दोबारा पैदा करें, वो वैक्यूम जो है वो दोबारा क्रिएट करें, तो इससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा, इससे नुकसान होगा। हम ये कहते हैं कोई ऐसी बहस मत छेड़ो जिससे सूबे में रहने वाले लोगों के अंदर नफरतें पैदा हो। बड़ी मुश्किल से ये ख़त्म हुई है, इसको हम साथ मिला के चलाएँ। अगर किसी को शौक़ है तो जो तरीका है उसको अडॉप्ट करें। ये मीडिया पे आके लोगों के ख़िलाफ़ अब कोई सिंधी बोलने वाले खिलाफ बातें करेगा, कोई हमारे उर्दू बोलने वाले खिलाफ बातें करेगा, इससे फ़ायदा किसी को नहीं है। पंजाब में ये नहीं होता। इसलिए आप जो कहते हैं ना पंजाब का मॉडल, तो मैं गुजारिश करूँगा जो लोग ये बात करते हैं पहले इन चीज़ों को देखें फिर बाकी चीज़ों। सईद गनी साहब, आपके साथ बड़ा ज़बरदस्त वक्त रहा है। हम आखिर अब आ रहे हैं शो के, और ज़रा फिर से कुछ ईद की बात कर लें। क्या पैगाम देना चाहेंगे कराची सिंध के लोगों को कि जैसे कि आपने भी कहा कि बड़े खूरेज़ लोगों ने जो है इस शहर के लोगों ने खूरेज़ी देखी, लेकिन अब कदरे हालात बेहतर होते जा रहे हैं। लोग क्या एक्सपेक्ट करें, सिर्फ पीपल्स पार्टी से नहीं, इस शहर की तमाम तर पॉलिटिकल इंटेलिजेंशिया से, कि एक तो अब वो वक्त दोबारा नहीं आएगा, हम अपनी ईदें, बकरीदें 14 अगस्त 23 मार्च हम सुकून से मना सकेंगे, और वो तमाम तर मंजरनामा दोबारा नहीं आएगा। कुछ पैगाम अगर आप देना चाहें आज के दिन के मौके पे। देखिए ये बहुत एक बुनियादी मैं समझता हूँ कि इशू है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। हमारे मुल्क को बैरूनी ख़तरात तो हैं ही हैं। ज़ाहिर है कि एक तरफ अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे मामला चल रहे हैं वो अपनी जगह हैं, एक तरफ भारत की सरहद हमारे साथ है, उधर से जो इशूज़ हैं आपको पता हैं। अभी फिर ये जो ईरान वाला अमेरिका वाला इशू है, इसके असरात भी हमारे मुल्क पर आ सकते हैं, इसलिए ईरान की सरहद हमारे साथ है। तो हम घिरे हुए हैं बेसिकली, इंटरनेशनल हमारे जो बॉर्डर्स हैं उसमें बड़ी मसाइल के अंदर हैं। अगर इस मौके पर अंदरूनी तौर पर भी हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे ना, तो वो बहुत ख़तरनाक होंगे। वो मैं समझता हूँ कि हम तमाम शहरियों से भी गुजारिश करूँगा, उनके लिए पैगाम होगा कि कोताहियाँ हो सकती हैं, कमी हो सकती है, हमारे ऊपर जो तनकीद है वो जायज़ हो सकती है, लेकिन उसको उस हद तक रखें जहाँ तक वो तनकीद बनती है। उसको इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि ये चीज़ें मतलब एक हमारे पास जो पंडोरा है उससे कहीं बाहर निकल जाएँ और वो नुकसानदेह हो जाए। तो हमें सोच समझ के साथ फैसले करने चाहिए। बात जो मैं कहता हूँ उस पर भी गौर करें कि मैं सही कहता हूँ तो उस पर एग्री करें, कोई और बात करता है उस पर गौर करें कि वो बात सही करता है तो उस पर एग्री करें। सिर्फ मेरी शक्ल व सूरत से, मेरी पार्टी वाबस्तगी की वजह से या मेरी सियासत की वजह से जो है वो शहर को या सूबे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इस शहर में मुझे लगता है कभी कभी कि शायद जिनकी चौधराहट चलती लिसानियत की बुनियाद पे थी, तकसीम की बुनियाद पे थी, वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि इसकी हालत पैदा हो जाए। हम सबको इससे मोहतात रहना चाहिए। राइट, एक लास्ट मिनट वी हैव, इट्स अ रैपिड फायर इट इज़ गोइंग टू बी। आई होप उसमें जल्दी जल्दी आपके जवाब आ जाएंगे। फैमिली या पॉलिटिक्स? डेफिनेटली फैमिली को करना चाहिए, पॉलिटिक्स तो ये हल्का या फिर, चूँकि आप सेनेटर भी रहे, हल्का या इस्लामाबाद? हल्का। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या आसिफ अली जरदारी साहब? ये तो अजीब सा सवाल है लेकिन यही सवाल है। यही सवाल। आप लीव भी कर सकते हैं। हाँ नहीं, मैं उसको लीव करता हूँ। मीडिया क्रिटिक्स या फिर पब्लिक प्रेशर? नहीं, पब्लिक प्रेशर होना चाहिए, मैं तो उस बात का कायल हूँ, होना चाहिए। ठीक है। पावर या पब्लिक सर्विस? पब्लिक सर्विस। ऑपोजिशन या अलायंस? नहीं, ऑपोजिशन होनी चाहिए, ऑपोजिशन होनी चाहिए। यूथ या सीनियर लीडरशिप? यूथ। और आखिरी मेरा सवाल आपसे है,
पॉलिटिशियन ना होते तो क्या होता? पॉलिटिशियन ना होता तो ब्यूरोक्रेट होता। ऑल राइट, सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। एक बार फिर आपको ईद मुबारक और यौम पाकिस्तान भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको हम वैसे तो जहमत देते रहेंगे अपने शो में, बहुत शुक्रिया जनाब। ये थे सईद गनी साहब, और अ वेरी कैंडिड लेकिन साथ साथ ही वेरी सीनियर पॉलिटिशियन। और आखिरी पैगाम यही कि जो कुछ भी करें इस शहर के, इस मुल्क की बेहतरी के लिए करें, और खुशियाँ मनाएं, खुशियाँ बांटें। और इसके साथ आपसे हम इजाज़त लेते हैं। देखते रहिए दुनिया भर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।